Hello everyone, this is Aman Agarwal. So guys, finally most awaited video is live now. So आज की वीडियो आपके टेक्निकल असेसमेंट, आपके डेलोइट एनएलए असेसमेंट के अंदर काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है। आज की वीडियो काफी ज्यादा एफर्ट दिए गए हैं इस वीडियो को बनाने में एंड काफी प्रायोरिटी बेसिस पे वीडियो आई है। काफी स्टूडेंट्स के मेरे पास मेल्स आ चुके थे कि भैया फटाफट वन शॉट लेके आओ। अभी काफी स्टूडेंट्स का अपकमिंग डेलोइट असेसमेंट होने वाला है। काफी स्टूडेंट्स को मेल आ चुकी है, आप लोग के स्लॉट आपने कंफर्म कर लिया होगा। सो आज की वीडियो प्लीज एंड तक देखना। जैसे आप सभी स्टूडेंट्स को पता है काफी एफर्ट किया गया है इस वीडियो को बनाने में। सो आज की वीडियो आप देख के इजिली अपना असेसमेंट क्लियर कर लोगे। जितना भी आपका टेक्निकल पार्ट है, चाहे वो आपका क्लाउड हो, चाहे वो आपका नेटवर्किंग हो, चाहे वो आपके टेस्टिंग के क्वेश्चन हो, इस वन शॉट में ट्राई किया गया है सारे क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके असेसमेंट में आ सकते हैं वो कवर किए जाए। सो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, एंड तक देखना। मैं आप लोग को एक बार पैटर्न बताता हूँ कैसे इस वीडियो का फ्लो रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम 40 एमसीक्यू करने वाले हैं, ठीक है। 40 एमसीक्यू हम करने वाले हैं एंड हर एक क्वेश्चन के अंदर मैं आपको 5 सेकंड का टाइमर दूंगा, जिसके अंदर आपके पास 4 एमसीक्यू रहने वाले हैं, 4 आपके पास ऑप्शंस रहने वाले हैं, आपको गैस करना है। एंड एट द एंड ऑफ वीडियो के एंड में आपको अपने मार्क्स कैलकुलेट करने हैं कि कितने मार्क्स आपके सही हुए हैं। चाहे वो आपके 35 हो, चाहे वो आपके 36 हो, आपको वीडियो के एंड में आपके बिल्कुल करेक्ट मार्क्स, बिल्कुल जेन्युइन मार्क्स 35/50 सॉरी 40, 36/40 जितने भी आपके मार्क्स आए हैं वो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करनी है। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। एंड जितने भी स्टूडेंट चैनल पे नए हैं, प्लीज प्लीज डू सब्सक्राइब अवर चैनल। पीडब्ल्यू लेके आ चुका है फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स। अब इनका फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स काफी अमेजिंग होने वाला है। अभी मैं आप लोग को बताने वाला हूं क्यों अमेजिंग होने वाला है। जैसे आप सभी स्टूडेंट्स को पता है फिजिक्स वाला है कितनी बड़ी ब्रांड है, इनकी क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाने वाली है। क्लासेस स्टार्टिंग सून, एनरोल नाउ, ठीक है। अभी आपको मैं दिखा देता हूं क्यों मैं इसको अमेजिंग बोल रहा हूं। इंडस्ट्री प्रोफेशनल लेड सेशंस, जो आपके एक्सपर्ट्स होने वाले, जो आपके मेंटर्स होने वाले, वो इंडस्ट्री प्रोफेशनल होने वाले हैं। नेक्स्ट करियर असिस्टेंस मिलने वाली है। नेक्स्ट आप लर्न इंडस्ट्री स्किल्स। अभी इंडस्ट्री स्किल्स क्या है भैया, देखो मैं आपको बता देता हूं। आप जो भी काम कंपनी के जाने के बाद करने वाले हो वो चीज आपको पहले से सिखा दी जाएगी, जिससे आप कंपनी के अंदर इजिली वे टास्क कर पाओ। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो। अगर आपके रेज्यूमे के अंदर एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो आपको एक एज दे रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट आज के टाइम में ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटी में अप्लाई कर रहे हैं, ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी में जा रहे हैं, इंटरव्यूज के लिए जा रहे हैं। बट आप देखते होगे इंटरव्यूज के अंदर सिलेक्शन उन्हीं स्टूडेंट्स का होगा जिनके प्रोजेक्ट्स के अंदर कुछ अलग होगा, जिनके रेज्यूमे के अंदर कुछ अलग होगा, जिनके पास कुछ अलग स्किल्स होगी। सो आपका प्रोजेक्ट अगर एक अच्छा होगा तो आपको बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप इंटरव्यू से सिलेक्शन ले लो। नेक्स्ट है डेडिकेटेड पीयर नेटवर्क। एंड लास्ट विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सर्टिफिकेशन। आपको कोर्स कंप्लीट होने के बाद सर्टिफिकेट मिलने वाला है, जिसको आप अपने रेज्यूमे के अंदर ऐड कर सकते हो, जो आपकी शोकेस दिखाएगा आपकी कैपेबिलिटीज को, आपकी स्किल्स को। बात करने वाले हैं कोर्स के अंदर क्या क्या सीखने वाले हो। सो सबसे पहले आप फंडामेंटल सीखोगे, देन उसके बाद हम एचटीएमएल सीखने वाले हैं। एचटीएमएल के आप सारे देख सकते हो यहाँ पे लेक्चर्स। देन उसके बाद आप सीएसएस सीखने वाले हो। देन टेलविंड सीएसएस विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसा स्ट्रक्चर कोर्स आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। गिट एंड गिटहब के बारे में, उसके बाद जावास्क्रिप्ट, उसके बाद आपका रिएक्ट रहने वाला है। आप यहाँ पे सारे लेक्चर्स देख सकते हो। उसके बाद आपका नोड.जेएस। नोड.जेएस बहुत अच्छी तरीके से आपका कवर हो जाएगा। बैक एंड की बहुत डिमांड है मार्केट में। फुल स्टैक अगर आपको आ गया तो आप ये मान लेना कि जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके पास भर भर के आएगी। उसके बाद एक्सप्रेस, उसके बाद डेटाबेस, उसके बाद आपका कैपस्टोन प्रोजेक्ट। तो ये पूरा का पूरा इनका कोर्स करिकुलम होने वाला है। यहाँ पे डाउनलोड करिकुलम करके आप डाउनलोड कर सकते हो पूरे करिकुलम को। एंड हर एक स्टूडेंट को बोलूंगा प्लीज एक बार इनकी वेबसाइट विजिट कर लेना। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, इनके कोर्स को एक बार विजिट कर लेना। क्या कोर्सेज के इनके स्ट्रक्चर रहने वाले वो मैंने आपको बता दिया। सो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, जाओ जल्दी जल्दी एनरोल कर लो। पहले मैं आप लोग को एक बार इनका सिलेबस दिखा देता हूँ, किस किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले, कितना टाइम आपको मिलने वाला है, वो सारी चीजें मैं आपको एक बार बता देता हूँ। टेस्ट ड्यूरेशन रहने वाली है 90 मिनट्स। 90 मिनट्स का आपका टेस्ट का टाइम रहने वाला है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 65 क्वेश्चंस इन द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो 65 एमसीक्यू रहने वाले हैं। 2 क्वेश्चन इन द लाइव प्रोग्रामिंग कोडिंग फॉर्मेट। सो 2 कोडिंग क्वेश्चन होने वाले हैं, 65 एमसीक्यू होने वाले हैं। इतनी चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। नाउ मूव टू द प्रोक्टरिंग। अब काफी स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि भैया हम तो चीटिंग कर लेंगे। सो अगर आप चीटिंग करोगे आपका असेसमेंट बीच में स्टॉप हो जाएगा। फिर ये मत सोचना कि हमारा असेसमेंट बीच में स्टॉप हो गया, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ मेंशन है दिस टेस्ट इज फुल्ली प्रोक्टर्ड यूजिंग वीडियो एंड ऑडियो।
ड्यूरिंग द टेस्ट योर वीडियो एंड ऑडियो वुड बी रिकॉर्डेड एंड एनालाइज टू इंश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ द टेस्ट। 2024 बैच के अंदर काफी स्टूडेंट्स ने ट्राई किया था चीटिंग करने का, एंड बीच में उनका एग्जाम स्टॉप हुआ है, बीच में उनका एग्जाम रुका है, क्योंकि इनकी प्रॉक्टरिंग होने वाली, वीडियो भी आपका ओपन रहेगा एंड ऑडियो भी। Test summary: the test is divided into 5 sections. For each section, you will get dedicated time duration within overall duration of the test. If you run out of time before completing any section, you will be more move forward to the next section automatically. अब ये चीज मैं आप लोग को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये हर चीज आप लोग के असेसमेंट के अंदर इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब जैसे आपका एक सेक्शन चल रहा है, सपोज आपका इंग्लिश का वर्बल एबिलिटी का सेक्शन चल रहा है, एंड उसमें एक टाइम स्लॉट रहेगा, एक टाइमर रहेगा। एंड मैं आप लोग को बता देता हूँ, टोटल टेस्ट ड्यूरेशन 90 मिनट्स है। जितना भी इस पर्टिकुलर सेक्शन में, हर एक सेक्शन में आपका टाइम डिवाइड हो जाएगा, एंड इस सेक्शन में जो भी आपको टाइम मिलेगा, आप उस ही टाइम के अंदर ये क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आपका टाइम आउट हो गया, अगर आपका रन आउट हो गया, सो ये आपको मूव कर जाएगा नेक्स्ट सेक्शन पे, एंड आप पुराने क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप ये देख सकते हो यहाँ पे, वंस यू मूव टू द सेक्शन हेड, यू विल नॉट बी एबल टू कम बैक टू द प्रीवियस सेक्शन। द 5 सेक्शन विल प्रेजेंट 4 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस। अभी एक बार टेस्ट सेक्शन के अंदर देख लेते हैं क्या क्या आने वाले। 10 एमसीक्यू रहने वाले, 3 फिल इन द ब्लैंक्स रहने वाले इंग्लिश के वर्बल एबिलिटी के, जो आप बहुत इजीली कर लोगे, क्योंकि वर्बल एबिलिटी आप पहले से प्रिपेयर नहीं कर सकते। रन टाइम पे ही आपको देखो इंग्लिश की अच्छी खासी नॉलेज होगी, आपने 10th में पढ़ी है, 12th में पढ़ी है, एंड वही बेसिक क्वेश्चंस आपके यहाँ पे आने वाले हैं। नाउ मूव टू द, ये आपका इंग्लिश मैंने आपको बता दिया, जनरल एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड बहुत ज्यादा हार्ड लेवल का नहीं रहने वाला है। फोकस ऑन रीजनिंग एबिलिटी। 12 एमसीक्यू रहने वाले रीजनिंग एबिलिटी के, 10 एमसीक्यू रहने वाले हैं क्वांट के। मेन फोकस टेक्निकल पार्ट पे करना है, क्यों करना है उसका भी रीजन है। अगर आप यहाँ पे 30 एमसीक्यू आने वाले, जो काफी एक हाई वेटेज आपका रख रहे हैं, अगर आप ये 30 एमसीक्यू सही कर लेते हो, 30 में से मैं बोल रहा हूँ 30 नहीं सही हुए आपके, 25 एमसीक्यू भी अगर आप सही कर लोगे, एंड वहां से अगर आप 15 एमसीक्यू भी सही कर लोगे, तो अगर आप टोटल 40 एमसीक्यू सही कर लेते हो, तो आपकी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप मूव कर जाओगे आपके इंटरव्यूज के लिए। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज कोडिंग। कोडिंग रहने वाले 2 कोडिंग क्वेश्चन होने वाले हैं। अगर आप यहाँ पे 1 to 1.5 कोडिंग क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर लोगे, सो आप इजीली मूव कर जाओगे आपके इंटरव्यूज के लिए। ठीक है, आपको इंटरव्यू की मेल 100% आ जाएगी अगर आप 1.5 कोडिंग क्वेश्चन इजीली कर लोगे। एंड बहुत जल्दी कोडिंग वन शॉट आने वाला है इसी चैनल पे। कोडिंग वन शॉट भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, 2 से 3 घंटे का वन शॉट रहने वाला है, एंड बहुत ज्यादा अमेजिंग वन शॉट रहने वाला है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस वन शॉट के लिए। जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये वन शॉट आपको इस चैनल पे मिलने वाला है। ठीक है, एंड आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इजिली कोड कर लोगे। यू विल बी एबल टू वैलिडेट योर कोड बाय यूजिंग द कंपाइलर एंड एग्जीक्यूट ऑप्शन। वहां पे एक ऑप्शन रहेगा कंपाइल एंड एग्जीक्यूट का, जिससे आप कंपाइल एंड एग्जीक्यूट कर पाओगे। If the code compiled successfully, you will be able to see how many hidden test case you manage to pass or fail. आपको वहां पे हिडन टेस्ट केसेस भी दिखेंगे, सो आप इजीली देख लोगे कितने आपने पास किए, कितने आपने फेल किया है। होप्स आपको ये सारी चीजें समझ में आ चुकी होगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस थी, जिसका आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं अपनी मेन पार्ट पे, आपके एमसीक्यूज पे। सो एमसीक्यू को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड फॉर इंप्लीमेंटिंग रिकर्जन। देखो मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ, 5 सेकंड का टाइमर रहने वाला है। 5 सेकंड आपको गैस करना है, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर देखना है कि कौन सा करेक्ट आंसर है। एंड अगर आपका बिल्कुल जो आपने करेक्ट आंसर सोचा है वही करेक्ट आंसर हुआ, तो आपको +1 कर लेना। एट द एंड ऑफ वीडियो आपको कमेंट करनी है जितने भी आपके मार्क्स आए हैं, एंड उसके बाद मैं आपको इसका रीजन भी बताऊंगा ये आंसर क्यों आया। विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड फॉर इंप्लीमेंटिंग रिकर्जन। रिकर्जन आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, ये फंक्शन कॉल इटसेल्फ। अगर कोई भी फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है बार बार, उसको हम क्या बोलते हैं, रिकर्जन। ऑप्शन ए है स्टैक, ऑप्शन बी है क्यू, ऑप्शन सी है लिस्ट, ऑप्शन डी है एरे। 5 सेकंड का मैं आपको टाइमर दे देता हूं, जल्दी जल्दी गैस करो। 1, 2, 3, 4, 5। आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। अब ये आंसर ए करेक्ट आंसर क्यों है, देखो ये भी हमें पता होना चाहिए। सो आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि रिकर्जन कैसे काम करता है, एंड जो रिकर्जन स्पेस लेता है वो होता है हमारा स्टैक स्पेस। ठीक है, स्टैक स्पेस। अब पूरा पूरा जो रिकर्जन में डेटा स्ट्रक्चर का यूज हो रहा है वो रिकर्जन का यूज होता है। ठीक है, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नोन फॉर इट्स यूज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंड मैं आपको बताता हूं इस वन शॉट के अंदर, इस वन शॉट के अंदर सारे आपके सेक्शन के, चाहे वो आपका टेस्टिंग हो, आप यहाँ पे देख सकते हो,
मैं आपको एक बार दोबारा दिखाता हूँ, चाहे वो आपका टेस्टिंग हो, कंप्यूटर साइंस हो, नेटवर्क एंड साइबर सिक्योरिटी हो, चाहे वो आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग हो, सारे आपके टॉपिक्स के एमसीक्यूज कवर होने वाले हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है आपके डेलोइट एनएलए असेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी इस वीडियो के अंदर हो पाएंगे, हम इस वन शॉट के अंदर इस पूरे के पूरे क्वेश्चंस को, इस सारे टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। सो बहुत ध्यान से इस वन शॉट को आपको देखना है। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नोन फॉर इट्स यूज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब जैसे आप लोगों को पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम कितना बढ़ चुका है, सो आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है। ऑप्शन ए सी प्लस प्लस, ऑप्शन बी पाइथन, ऑप्शन सी कोबोल, ऑप्शन डी फोर्ट्रान। सो जल्दी जल्दी गैस करो, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। 1, 2, 3, 4, 5। आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। सो पाइथन इज द करेक्ट आंसर। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ये क्वेश्चन आपका रीफ्रेम होके भी आ सकता है। वो आपसे मशीन लर्निंग के बारे में पूछ सकता है कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मशीन लर्निंग में यूज होती है, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेटा साइंस में यूज होती है। सो वहां पे आपका आंसर होने वाला है पाइथन। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। द डेटा स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फॉर ब्रेथ फर्स्ट ट्रैवर्सल ऑन ए ग्राफ। अब ग्राफ के बारे में आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा, अगर ट्री ग्राफ के बारे में आपने नहीं पढ़ा है, सो देखो आपको ये जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता है, अगर आपको ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट पता है कि ट्री में ट्रेवर्सल कौन कौन से टाइप की होती है, ग्राफ में कौन कौन सी आपकी ब्रेथ फर्स्ट ट्रेवर्सल होती है, आपकी डेप्थ फर्स्ट ट्रेवर्सल होती है, तो आप इजिली इन एमसीक्यूज को क्लियर कर लोगे। सो ऑप्शन ए है एरे, ऑप्शन बी है स्टैक, ऑप्शन सी है ट्री, ऑप्शन डी है क्यू। बट ध्यान क्या लगाना है कि कौन सा करेक्ट आंसर है, वो आपको गैस करना है। 1, 2, 3, 4, 5। आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। अब क्यू, ये आंसर मतलब जो क्यू है, ये करेक्ट आंसर क्यों है, ठीक है, क्यू करेक्ट आंसर क्यों है। अब ब्रेथ फर्स्ट आप ट्रैवर्सल में आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। जो आपकी ब्रेथ फर्स्ट ट्रैवर्सल होती है, डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल होती है। पहले तो मैं ये बता देता हूं कि ये दोनों ट्रैवर्सल का काम क्या होता है, फिर मैं आपको आगे की चीजें बताऊंगा। अगर आप इन कॉन्सेप्ट को इजीली ध्यान रख लोगे, सो आपके लिए एमसीक्यू बहुत इजी हो जाएंगे। अब ग्राफ के अंदर दो तरह की ट्रैवर्सल होती है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपने जब भी अपने सेकंड ईयर थर्ड ईयर के अंदर डेटा स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट पढ़ा होगा, डेटा स्ट्रक्चर आपके सब्जेक्ट में 100% आया होगा, क्योंकि बिना डेटा स्ट्रक्चर के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंप्लीट नहीं हो सकती है। सो ग्राफ के अंदर दो ट्रैवर्सल है, ब्रेथ फर्स्ट ट्रैवर्सल, डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल। सो ब्रेथ फर्स्ट ट्रैवर्सल के अंदर कौन सा आपका डेटा स्ट्रक्चर का यूज होता है, डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल के अंदर कौन सा डेटा स्ट्रक्चर का यूज होता है। सो ब्रेथ फर्स्ट ट्रैवर्सल के अंदर जो यूज होता है वो होता है हमारा क्यू। ये दो चीज याद रख लेना। एंड जो डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल के अंदर डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है वो होता है हमारा स्टैक। दो अलग अलग चीज है, ब्रेथ फर्स्ट ट्रैवर्सल क्यू, डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल स्टैक। बस इतना याद रख लोगे तो काम हो जाएगा। यहाँ पे ब्रेथ फर्स्ट ट्रैवर्सल है, सो इसलिए क्यू आया है। अगर यहाँ पे डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल होती तो उसका आंसर होता है स्टैक। होप्स आपको इतनी चीजें समझ में आ चुकी होगी। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज ए बिट एरे। अब ये बिट एरे क्या है, ये तो नई चीज हमने सुनी है। अभी मैं आपको बताऊंगा बिट एरे क्या है। पहले इसके ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि बिट एरे के ऑप्शंस क्या है। ऑप्शन ए है डेटा स्ट्रक्चर दैट कॉम्पैक्टली स्टोर्स बिट्स, ठीक है। ऑप्शन बी है डेटा स्ट्रक्चर फॉर रिप्रेजेंटिंग एरे ऑफ रिकॉर्ड्स। ऑप्शन सी एरे इन विच एलिमेंट्स आर नॉट प्रेजेंट इन कंटिन्यूअस लोकेशन। ऑप्शन डी एन एरे इन विच मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हैव द सेम वैल्यू। सो आपको यहाँ पे चार ऑप्शन मिल चुके हैं। बहुत ध्यान से इस आंसर को गैस करना है। 99% इस आंसर को 99% स्टूडेंट इस आंसर को रॉन्ग गैस करने वाले हैं। पहले ही बताता हूँ, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर आपकी डेटा स्ट्रक्चर की नॉलेज अच्छी होगी तो आप इजिली गैस कर लोगे। तो जल्दी जल्दी गैस करो। 1, 2, 3, 4, 5। आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। डेटा स्ट्रक्चर दैट कॉम्पैक्टली स्टोर्स बिट्स। तो सबको पता है बिट्स क्या होती है। सो बिट एरे बेसिकली कुछ नहीं होता है, ये मेरा एरे है जो स्टोर करेगा सिर्फ बिट्स, ठीक है। इतनी चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। एंड क्वेश्चन बहुत सिंपल था बट थोड़ा सा ट्रिकी था। आपको टर्म मैच कर लेनी है, आपको कुछ ऑप्शंस आपको टर्म मैच करने से ही पता चल जाएगी। यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो किसी भी ऑप्शन में बिट्स नहीं है। सो अगर इस ऑप्शन में बिट्स है तो 99% चांस है कि ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना। ऑप्शन ए है मेमोरी मैनेजमेंट, ऑप्शन बी वायरस प्रोटेक्शन, ऑप्शन सी प्रोसेस शेड्यूलिंग, ऑप्शन डी फाइल मैनेजमेंट। सो चार हमारे पास ऑप्शन आ चुके हैं, बट चार ऑप्शन में से गैस करना पड़ेगा कि कौन सा आंसर सही होगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। दोबारा मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। ऑप्शन ए है मेमोरी मैनेजमेंट, ऑप्शन बी वायरस प्रोटेक्शन, ऑप्शन सी है प्रोसेस शेड्यूलिंग, ऑप्शन डी है फाइल मैनेजमेंट। चार ऑप्शन है, जल्दी जल्दी गैस करो कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है। ये टर्म यहाँ पे ध्यान रखना, नॉट ए फंक्शन। मैंने फंक्शन नहीं पूछा है, मैंने नॉट ए फंक्शन पूछा है कि इनमें से कौन सा फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं है। गैस करो। 1, 2, 3, 4, 5। आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। अब मैं आप लोग को बताता हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन मेमोरी मैनेजमेंट। जितना भी आपका आपके सीपी के अंदर, वो सॉरी आपके पीसी के अंदर जितना भी आपका मैनेजमेंट का काम होता है, मेमोरी मैनेजमेंट का काम होता है, वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब जितना भी आपका प्रोसेस शेड्यूलिंग का काम होता है कि भाई कौन सी प्रोसेस को पहले एलोकेट करनी है, वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। फाइल मैनेजमेंट अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब जो भी आपकी फाइल को अपने मैनेज करना है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। सो ये तीनों के तीनों काम ऑपरेटिंग सिस्टम के होते हैं, बट वायरस को प्रोटेक्ट करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं होता है। आप लोगों ने देखा होगा कंप्यूटर के अंदर हम अलग से एक सॉफ्टवेयर आता है, मैक कैफे, बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, वो हम अपना इंस्टॉल करके रखते हैं, ठीक है। सो वो वायरस प्रोटेक्शन का काम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम वायरस प्रोटेक्शन का काम नहीं करती है। सो इसलिए दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। विच इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट डेटा स्ट्रक्चर फॉर रिवर्सिंग ए वर्ड। अब जब भी आपको अपना कोई भी वर्ड है, सपोज मैं यहां पे अपना नेम लिख देता हूं अमन, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग को मेरा नाम दिख गया होगा अमन। अब आप लोग को इस नाम को रिवर्स करना है, तो आप कैसे करोगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट टास्क है। सो आपको कुछ नहीं करना है, इनमें से कोई सा भी एक डेटा स्ट्रक्चर होगा जो इस नाम को मेरे को रिवर्स कर देगा। ऑप्शन ए है स्टैक, ऑप्शन बी है क्यू, ऑप्शन सी है ग्राफ, ऑप्शन डी है ट्री। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। चार ऑप्शन मेरे पास है। अब मुझे इनमें से गैस करना है कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा। अब आप लोग को पता है कि यार स्टैक अपना एक अलग काम करता है, क्यू अपना एक अलग काम करता है, ग्राफ अपना एक अलग काम करता है, ट्री अपना एक अलग काम करता है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूं, बट आपको ये देखना कि कौन सी प्रॉपर्टी इस वर्ड को रिवर्स करेगी, मतलब कौन से डेटा स्ट्रक्चर के अंदर वो प्रॉपर्टी है जो एक वर्ड को रिवर्स कर सकती है। सो बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी गैस करो। एंड इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर कंपनीज में, मोस्टली हर कंपनीज में क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। 5 सेकेंड्स का मैं आप लोग को टाइमर दे देता हूं। 1, 2, 3, 4, 5। आंसर ए इज द करेक्ट आंसर, स्टैक। अब ये स्टैक आंसर करेक्ट क्यों है, इसके बारे में हम बात करते हैं। स्टैक आपकी एक प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। जितने स्टूडेंट्स को ये पता है आप एक बार दोबारा सुन लेना, बट जितने स्टूडेंट को नहीं पता है मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता देता हूँ। लीफो एक प्रॉपर्टी होती है लास्ट इन फर्स्ट आउट। स्टैक इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अब ये लास्ट इन फर्स्ट आउट क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो भी एलिमेंट सबसे लास्ट में गया है वो सबसे पहले बाहर आएगा, बस इस चीज को समझ लेना। अगर आप कहीं पे भी लाइन में लग रहे हो एंड अगर आप सबसे बाद में गए हो तो आप सबसे पहले आ जाओगे। ये काम स्टैक करता है। अब जैसे यहाँ पे एक ही कैरेक्टर मैं पुश करता हूँ, ए एम ए एन। अब सबसे पहले ए पुश करा तो ए आ गया, फिर एम, फिर ए, फिर एन। बट इन द केस ऑफ पॉप ऑपरेशन, अभी हम पॉप ऑपरेशन की बात करेंगे। इन द केस ऑफ पॉप ऑपरेशन, अगर मैं कोई भी एलिमेंट को पॉप करता हूं तो सबसे पहले पॉप ऑपरेशन करूंगा तो मेरा एन आएगा, उसके बाद ए आएगा, उसके बाद एम आएगा, उसके बाद ए आएगा। सो ये काम क्यों हुआ, ये स्टैक की वजह से हुआ, क्योंकि स्टैक ये बोलता है कि भाई जो सबसे लास्ट में जाएगा वो सबसे पहले आएगा। सो अगर हमें रिवर्स करना है कोई भी वर्ड, सो हम डायरेक्टली स्टैक का यूज करके रिवर्स कर सकते हैं। होप्स आपको इतनी चीज समझ में आ चुकी होगी। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने फुल स्टैक कोर्स का लिंक अटैच कर दिया है। देखो लेना ना लेना, एनरोल करना ना करना, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, बट मेरी रिकमेंडेशन आप सभी स्टूडेंट्स के लिए रहेगी, एक बार जाके विजिट करके आओ, स्ट्रक्चर देख के आओ, कोर्स का सारी चीजें देख के आओ। प्लीज एक बार जाके विजिट करके आओ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक प्रोवाइड कर दिया। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च इन द वर्स्ट केस। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। जितना इस क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट लगाऊं उतना कम है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च बहुत इजी क्वेश्चन है। आप सभी स्टूडेंट्स को गेस करना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 1, 2, 3, 4, 5। आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑर्डर ऑफ log n, ठीक है।
अब ये ऑर्डर ऑफ लोगन आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, देखो इसका कोई रीजन नहीं है कि ये क्यों आए, आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि बाइनरी सर्च की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है ऑर्डर ऑफ लोगन। अब मैं आप लोगों को एक चीज बताने वाला हूं कि जितनी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज है, जितनी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज है, कुछ काम आपको खुद से भी करना है, जितने भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज है, जितने भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स है, उनकी जितनी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, वो चाहे वर्स्ट केस में हो, वो चाहे एवरेज केस में हो, वो चाहे बेस्ट केस में हो, आपको याद करनी है। आपको देख के जानिए कि भाई सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या क्या है। सबकी आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी प्लीज याद कर लो। ये आपको हर असेसमेंट के अंदर काम आने वाला है, ये आपको हर इंटरव्यू के अंदर काम आने वाली है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। विच फीचर ऑफ ऊप्स इंडिकेट कोड रियूजेबिलिटी। अब ये कोड रियूजेबिलिटी क्या है? देखो, कोड रियूजेबिलिटी का मतलब मैं आपको बताता हूं। सपोज आपने यहाँ पे कुछ लाइन ऑफ कोड लिखा है, एंड उस लाइन ऑफ कोड लिखने के बाद अगर आप इस कोड को रीयूज कर पा रहे हो, रीयूज कर पा रहे हो दूसरी फाइल के अंदर, सपोज आपने इसको रीयूज कर लिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कोड रियूजेबिलिटी, कि भाई हमने जो एक बार कोड लिखा उसको हम रियूजेबल कर पा रहे हैं। अब कौन सा फीचर इंडिकेट करता है कोड रियूजेबिलिटी को? ऑप्शन ए एब्स्ट्रक्शन, ऑप्शन बी है पॉलीमॉर्फिज्म, ऑप्शन सी एनकैप्सुलेशन, ऑप्शन डी है इनहेरिटेंस। सो चार ऑप्शन आपके पास है, जल्दी जल्दी गैस करो कि इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा। 1, 2, 3, 4, 5। आंसर डी इज द करेक्ट आंसर, इनहेरिटेंस। अब ये इनहेरिटेंस करेक्ट आंसर क्यों है? सो मैं आपको इसका रीजन बता देता हूं। सब स्टूडेंट्स को पता है इनहेरिटेंस का काम क्या होता है, कि इनहेरिट करता है प्रॉपर्टीज को। ठीक है, क्या करता है? इनहेरिट करता है प्रॉपर्टीज को। इनहेरिट प्रॉपर्टीज फ्रॉम वन क्लास टू अनदर क्लास। भाई मेरे पास एक क्लास ए है और एक क्लास बी है, दो मेरे पास क्लास है, क्लास ए और एक क्लास बी। अब यहाँ पे मैंने कोई फंक्शन लिखा और वो फंक्शन मैं डायरेक्टली इनहेरिट कर पाऊंगा। यहाँ पे मुझे एक्सटेंड्स करना है ए, एक्सटेंड्स ए करते ही मैं उस फंक्शन को इनहेरिट कर पाऊंगा डायरेक्टली अनदर क्लास के अंदर। सो इसने क्या काम किया? ये इनहेरिटेंस है। एंड इससे फायदा क्या हुआ कि जो यहाँ पे मैंने कोड लिखा वो डायरेक्टली मैं यहाँ पे कोड रियूजेबिलिटी कर पा रहा हूँ, दोबारा मुझे कोड लिखने की नीड नहीं पड़ी। सो होप सो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। एंड जितने स्टूडेंट ने सही गैस किया है वो अपना +1 कर लेना। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताता हूं, टेस्टिंग के भी आपको वहां पे क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, तो टेस्टिंग के क्वेश्चंस भी अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, दोबारा रिपीट कर देता हूं। ऑप्शन ए है टू आइडेंटिफाई डिफेक्ट्स, ऑप्शन बी है टू एंश्योर सॉफ्टवेयर मीट्स रिक्वायरमेंट, ऑप्शन सी है टू एसेस सिस्टम परफॉर्मेंस, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा क्या होता है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, अब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का प्राइमरी गोल क्या है, मतलब जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का मेन कंसर्न है, मेन गोल है, वो क्या है? चार ऑप्शन मैंने आपको बता दिए, जल्दी जल्दी गैस करो करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है। 2024 के अंदर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, मतलब ये क्वेश्चन आया था डेलोइट एनएल एग्जाम के अंदर, एंड सेम क्वेश्चन 2022 के अंदर भी आया था। सो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि 2025 के असेसमेंट के अंदर ये क्वेश्चन मिल जाए। सो जल्दी जल्दी गैस करो। 1, 2, 3, 4, 5। आंसर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। अब ये आंसर करेक्ट क्यों है? जो आपकी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है उसका काम है टू आइडेंटिफाई डिफेक्ट्स, ये भी उसका ही काम है। टू एंश्योर सॉफ्टवेयर मीट्स रिक्वायरमेंट, ये भी इसका ही काम है। टू एडजस्ट सिस्टम परफॉर्मेंस, अब सिस्टम की क्या परफॉर्मेंस है ये भी आपकी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर आती है। दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। सो जितने स्टूडेंट का भी आंसर सही है +1 कर लेना। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज ए टेस्ट केस। अब ये टेस्ट केस क्या होता है? ये आपने लीड कोड, जीएफजी, कोड शेफ एंड बहुत सारे आपने कोडिंग असेसमेंट के अंदर देखा होगा टेस्ट केस। वहां पे आपके मल्टीपल टेस्ट केसेस रहते हैं, जिन टेस्ट केसेस को आपको पास करना पड़ता है तभी आपका कोड सबमिट होता है एंड सक्सेसफुली आपका सबमिट होगा। ऑप्शन ए है ए डॉक्यूमेंट दैट डिस्क्राइब्स टेस्ट इनपुट्स, एग्जीक्यूशन कंडीशंस एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट। ऑप्शन बी है ए चेकलिस्ट फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ऑप्शन सी ए लिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर बग्स, ऑप्शन डी ए सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। सो टेस्ट केस का करेक्ट ऑप्शन क्या है वो आपको गैस करना है। 1,
2, 3, 4, 5. Answer is the correct answer. A document that describes test input. आपने लीड कोड जीएफजी पे टेस्ट इनपुट्स देखे होंगे, एग्जीक्यूशन की कंडीशंस देखी होगी एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स देखे होंगे. सो दैट्स व्हाई ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11. एंड इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए वो कैसे मिलेगी. अगर आपको पीडीएफ चाहिए, आपको सिंपली चैनल को सब्सक्राइब, तो आप सभी स्टूडेंट्स को करना ही करना है. चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग को डेलोइट टेक्निकल पीडीएफ कमेंट करना है. ठीक है, डेलोइट टेक्निकल पीडीएफ आप जैसे कमेंट करोगे, मैं आप लोग को ड्राइव का लिंक शेयर कर दूंगा. इन डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप कम्युनिटी मैं आपको दे दूंगा. व्हाट्सएप कम्युनिटी भी हमारी ज्वाइन कर लेना. सो जल्दी जल्दी गैस करो, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग. ऑप्शन ए है क्लाउड कंप्यूटिंग मींस प्रोवाइडिंग सर्विसेज लाइक स्टोरेज, सर्वर्स, डेटाबेस, नेटवर्किंग. ऑप्शन बी है क्लाउड कंप्यूटिंग मींस स्टोरिंग डेटा इन ए डेटाबेस. ऑप्शन सी क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ टूल यूज्ड टू क्रिएट एन एप्लीकेशन. ऑप्शन डी नन ऑफ द मेंशन्ड. सो जल्दी जल्दी गैस करो कौन सा आंसर करेक्ट रहने वाला है. 1, 2, 3, 4, 5. आंसर इज द करेक्ट आंसर. अब जो हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग होता है उसका मेन काम होता है आपको सर्विसेज प्रोवाइड करना, स्टोरेज, सर्वर्स, डेटाबेस, नेटवर्किंग. सो बहुत इजी क्वेश्चन था एंड मैंने क्लाउड की वीडियो बनाई थी, उसके अंदर भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया था. सो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12. Which of the following are the features of cloud computing? Option A security, option B availability, option C है large network access, option D है all of the mentioned. Guess करो. 1, 2, 3, 4, 5. Answer A is the correct answer, security. अब जो आपका ये आपको फीचर्स दिख रहे होंगे आपके क्लाउड कंप्यूटिंग के. अब इसमें से आपका सिक्योरिटी जो है वो आपका फीचर है. ठीक है, कौन सा है? सिक्योरिटी आपका क्या है? फीचर. नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए राउटर इन ए नेटवर्क. अब ये नेटवर्किंग के क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं. अब जो आपका पूरा पूरा नेटवर्क होता है उसके अंदर राउटर का क्या काम होता है. ऑप्शन ए है कनेक्ट्स डिफरेंट नेटवर्क्स एंड राउट्स डेटा. ऑप्शन बी है एम्पलीफाइज नेटवर्क सिग्नल. ऑप्शन सी है कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग. ऑप्शन डी है स्टोर्स डेटा. सो चार ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, आप लोग को गैस करना है करेक्ट आंसर. जल्दी जल्दी गैस करो किसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है. 1, 2, 3, 4, 5. आंसर ए इज द करेक्ट आंसर. कनेक्ट्स डिफरेंट नेटवर्क एंड राउट्स डेटा. ठीक है, अब राउटर का क्या काम होता है मैंने आपको बता दिया. बहुत सारे नेटवर्क होते हैं, नेटवर्क ए, नेटवर्क बी, नेटवर्क सी, नेटवर्क डी. सारे नेटवर्क को कनेक्ट करता है, डेटा को राउट करता है. ठीक है, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14. व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ डीएनएस. डीएनएस क्या है? डोमेन नेम सिस्टम. ऑप्शन ए है इंक्रिप्टिंग डेटा. ऑप्शन बी है ट्रांसलेटिंग डोमेन नेम टू आईपी एड्रेस. ऑप्शन सी है राउटिंग पैकेट्स. ऑप्शन डी है ब्लॉकिंग अनऑथराइज्ड यूजर्स. जल्दी जल्दी गैस करो करेक्ट आंसर क्या है. 1, 2, 3, 4, 5. आंसर बी इज द करेक्ट आंसर. अभी आंसर करेक्ट क्यों है मैं आपको बता देता हूं. डीएनएस का काम कुछ नहीं होता है. डीएनएस क्या करता है, जो आपके डोमेन नेम है उसको कन्वर्ट किस में करता है? आईपी एड्रेस में. इस चीज को याद रख लेना, ये आपके इंटरव्यू के अंदर भी काम आने वाला है. इंटरव्यूअर बहुत बार आपसे पूछ लेता है नेटवर्किंग के क्वेश्चन भी. डोमेन नेम को किस में कन्वर्ट करेगा? आपके आईपी एड्रेस में. सो होप सो आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन के आंसर को समझ आ चुका होगा आपको कि क्यों ये आंसर आया. एक छोटी सी टर्म है डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम. डोमेन नेम सिस्टम का काम ये है सिंपल सा, वो ट्रांसलेट करेगा आपके डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में. ठीक है, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15. विच लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग. कौन सी ओएसआई लेयर है जो आपकी रेस्पॉन्सिबल है राउटिंग की. ठीक है, ऑप्शन ए है डेटा लिंक लेयर. ऑप्शन बी है नेटवर्क लेयर. ऑप्शन सी ट्रांसपोर्ट लेयर. ऑप्शन डी सेशन लेयर. सो जल्दी जल्दी क्या करना है आपको गैस. 1, 2, 3, 4, 5. आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, नेटवर्क लेयर. सो नेटवर्क लेयर आपकी राउटिंग के लिए काम आती है. जो आपकी ओएसआई मॉडल है, जो आपका ओएसआई लेयर है, वो जो राउटिंग होती है इसमें
वो होती है नेटवर्क लेयर से, ठीक है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट डज सास स्टैंड फॉर? सो एक क्लाउड की सर्विसेज है, IaaS, SaaS, मैं आपको हिंट दे देता हूं, एंड PaaS। बट मैं आपको फुल फॉर्म नहीं बताने वाला हूं, ये आपको गैस करनी है। सास की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए है सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशंस एज ए सर्विस, ऑप्शन बी सिस्टम एज ए सर्विस, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ऑप्शन डी स्टोरेज एज ए सर्विस। आपको गैस करना है कि कौन सा करेक्ट आंसर है। 1, 2, 3, 4, 5। आंसर सी इज द करेक्ट आंसर, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। एंड आपको ऐसे ही इसकी फुल फॉर्म आनी चाहिए, इसकी भी आनी चाहिए। मैं आपको बता देता हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, ठीक है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट आर द मेन डेप्लॉयमेंट मॉडल्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग? सो क्लाउड कंप्यूटिंग जो हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे डेलोइट असेसमेंट के लिए। अब ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग है, इसमें बहुत सारे डेप्लॉयमेंट मॉडल्स होते हैं। सो वो आपको बताना है कौन कौन से मेन डेप्लॉयमेंट मॉडल है। ऑप्शन ए है पब्लिक प्राइवेट हाइब्रिड एंड कम्युनिटी, ऑप्शन बी है इंटरनल एक्सटर्नल कंबाइंड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑप्शन सी है लार्ज मीडियम स्मॉल एंड पर्सनल, ऑप्शन डी इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म एंड सॉफ्टवेयर। तो जल्दी जल्दी आंसर गैस करो कौन सा करेक्ट आंसर होने वाला है। 1, 2, 3, 4, 5। आंसर इज द करेक्ट आंसर, पब्लिक प्राइवेट हाइब्रिड एंड कम्युनिटी। ये आप याद कर लेना, ये आपके चार डेप्लॉयमेंट मॉडल है, पब्लिक प्राइवेट हाइब्रिड एंड कम्युनिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड सर्विस मॉडल्स प्रोवाइड्स वर्चुअलाइज्ड हार्डवेयर रिसोर्सेज? मैं एक बार और क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड सर्विस मॉडल्स प्रोवाइड्स वर्चुअलाइज्ड हार्डवेयर रिसोर्सेज? अब ये इसमें मेन टर्म है वर्चुअलाइज्ड हार्डवेयर रिसोर्सेज। ऑप्शन ए है SaaS, ऑप्शन बी है PaaS, ऑप्शन सी है IaaS एंड ऑप्शन डी है CaaS। सो आप सभी स्टूडेंट्स को गैस करना है कि कौन सा इसमें से करेक्ट आंसर है। आप सभी स्टूडेंट्स को बता देता हूं पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर वर्चुअलाइज्ड हार्डवेयर रिसोर्सेज। इसको बहुत ध्यान से पढ़ के आपको आंसर को गैस करना है, ठीक है। सो जल्दी जल्दी गैस करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। अब आंसर सी करेक्ट आंसर क्यों है उसका भी मैं आप लोग को रीजन बताने वाला हूं। सास सॉफ्टवेयर एज सर्विस, पास प्लेटफॉर्म एज सर्विस, IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। अब जो हमारे क्लाउड सर्विस मॉडल्स होते हैं, एक तो सास है, एक पास है, एक IaaS है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस क्या काम करता है? ये आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ये आपको हार्डवेयर रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। मैं बार बार आपको बोल रहा था वर्चुअलाइज्ड हार्डवेयर रिसोर्सेज, ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। वो आपको समझ में आ चुकी होगी क्यों मैं ये बोल रहा था। इंफ्रास्ट्रक्चर का काम जितना भी होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस आपको प्रोवाइड करती है। होप सो आप समझ में आ चुका होगा आपको। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 19। Which cloud provider offers the elastic compute cloud EC2 सर्विस? EC2 सर्विस कौन सा क्लाउड प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है? अगर आपने क्लाउड कंप्यूटिंग अच्छी तरीके से पढ़ी होगी तो आपको पता होगा इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड क्या होता है, EC2 क्या होता है। ऑप्शन ए है गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, ऑप्शन बी है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, ऑप्शन सी है अमेजॉन वेब सर्विसेज, ऑप्शन डी है IBM क्लाउड। सो इन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा क्लाउड प्रोवाइडर है जो आपको इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करता है? सो जल्दी जल्दी गैस करो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। सो जल्दी जल्दी गैस करो। 1, 2, 3, 4, 5। आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। सो आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बता देता हूं Amazon वेब सर्विसेज इसका आंसर होने वाला है। अब ये क्यों होने वाला है? आप जब भी Amazon वेब सर्विस ओपन करोगे वहां पे आपको EC2 बकेट्स वगैरह मिल जाएगी, बहुत सारी सर्विसेज मिल जाएगी जो होती है हमारी EC2 सर्विसेज। तो Amazon वेब सर्विसेज प्रोवाइड करता है इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड सर्विसेज। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनका आंसर आप याद कर लेना, जैसे Amazon वेब सर्विसेज क्या प्रोवाइड करता है? इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, जिसको हम बोलते हैं EC2 सर्विस। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 20। Which protocol is used for sending emails? अब कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है जब हम एक दूसरे को ईमेल्स भेजते हैं? सपोज ये आप हो एंड ये आपके फ्रेंड है, ठीक है। ए आप हो एंड बी आपके फ्रेंड है। जब आप अपने फ्रेंड को ईमेल भेजते हो, या आपने ईमेल भेज दी, ठीक है,
सो वहां पे कौन सा प्रोटोकॉल्स, कौन सी सिक्योरिटी वहां पे प्रेजेंट होती है? ऑप्शन ए एफ टी पी, ऑप्शन बी है एस एम टी पी, ऑप्शन सी है एच टी टी पी, ऑप्शन डी है पी ओ पी। सो इन ऑप्शंस में से आपको गैस करना है कि कौन सा वो प्रोटोकॉल है जो आपको ईमेल भेजने के अंदर काम आता है। जल्दी जल्दी गैस करो। 1, 2, 3, 4, 5। आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, एस एम टी पी। एस एम टी पी क्या है भैया? ये एस एम टी पी होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है। सो ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी, जब भी हम एक दूसरे को मेल भेजते हैं वहां पे यूज होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, एस एम टी पी। अब मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं, जितने स्टूडेंट्स भी यहां तक आ चुके हैं इस वीडियो के बीच में, आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं 40 क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बता दिया 20 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं एंड अभी आगे क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो बीच में स्किप मत करना। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 40 क्वेश्चन होते ही जैसे आपके कंप्लीट हो जाएगी वीडियो, एट द एंड ऑफ वीडियो आपके जितने भी आंसर आए हैं, जितने भी जेन्युइन आंसर आए हैं, जो भी आपके मार्क्स रहेंगे, चाहे वो 30 हो चाहे वो 35 हो, आपको कमेंट सेक्शन के अंदर करना है 30/40, 35/40, जो भी आपके जेन्युइन मार्क्स होगी। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। इससे आपको खुद का एनालाइज होगा कि मुझे कितनी मेरी नॉलेज है, कितनी मुझे चीजें आती है एंड कितना मैं इस वीडियो के अंदर स्कोर कर पाया। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी? सो साइबर सिक्योरिटी के भी आपको डेलोइट एनएलए असेसमेंट के अंदर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, इसलिए मैंने इस वन शॉट के अंदर सारे टाइप के टॉपिक्स के क्वेश्चंस मैंने करा दिया आपको। चाहे वो टेस्टिंग का हो, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी का हो, चाहे वो नेटवर्किंग का हो, चाहे वो क्लाउड का हो, चाहे वो कंप्यूटर साइंस का हो, जिससे आपकी एक अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाए एंड काफी स्टूडेंट्स को इस वीडियो से काफी हेल्प होने वाली है। व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी? बहुत ध्यान से क्वेश्चन का आंसर गैस करना। ऑप्शन ए है साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड सिक्योरिटी अगेंस्ट मालवेयर। ऑप्शन बी है साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड्स सिक्योरिटी अगेंस्ट साइबर टेररिस्ट। ऑप्शन सी है साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट्स ए सिस्टम फ्रॉम साइबर अटैक्स। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द मेंशन्ड। सो चार हमारे पास ऑप्शन रहने वाले हैं, चार ऑप्शन हमारे पास रहने वाले हैं। गैस आप लोगों को करना है कौन सा आंसर करेक्ट है। जल्दी जल्दी गैस करो, बहुत ध्यान से ऑप्शंस पढ़ना, तब जाके आपको इसको गैस करना है। जल्दी जल्दी गैस करो। 1, 2, 3, 4, 5। आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। अब आंसर डी करेक्ट आंसर क्यों है? वाई? अब जो हमारी साइबर सिक्योरिटी होती है वो आपको प्रोवाइड करती है सिक्योरिटी अगेंस्ट मालवेयर। मालवेयर क्या है? ये आपकी वायरसेस है। ठीक है, सो ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड सिक्योरिटी अगेंस्ट साइबर टेररिस्ट। बहुत सारे साइबर अटैक्स होते हैं तो उससे भी साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट करती है। ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी कहता है साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट्स ए सिस्टम फ्रॉम साइबर अटैक्स। बहुत सारे साइबर अटैक्स होते हैं, फिशिंग, बहुत सारे ईमेल बॉम्बिंग, बहुत सारे अटैक्स होते हैं। सो साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट करती है हमारे सिस्टम को उन साइबर अटैक से। सो ये तीनों के तीनों आंसर करेक्ट है, दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द मेंशन्ड। Now move to the question number 22. What does the term phishing refers to in cyber security? So जितने स्टूडेंट को भी साइबर सिक्योरिटी की थोड़ी बहुत भी नॉलेज है, अगर आपने अपने करिकुलम के अंदर साइबर सिक्योरिटी पढ़ा होगा, ठीक है, सो आपको ये फिशिंग टर्म जरूर पता होगी कि फिशिंग टर्म क्या है। ठीक है, अब जितने स्टूडेंट्स को नहीं पता है इस क्वेश्चन के बाद पता चल जाएगी। ऑप्शन ए है ए टाइप ऑफ नेटवर्क अटैक। ऑप्शन बी है सेंडिंग फ्रॉडलेंट मेल to obtain sensitive information. Option C, a method of encrypting data. Option D, scanning for open ports on a network. चार आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे हैं, ध्यान से आंसर गैस करना कि कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है, वही आंसर आपको गैस करना है। ठीक है, सो जल्दी जल्दी गैस करो। 1, 2, 3, 4, 5। आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, वाई? सेंडिंग फ्रॉडलेंट मेल टू ऑब्टेन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। अब ये आंसर करेक्ट क्यों है उसके बारे में आपको रीजन बता देता हूं। जो फिशिंग होती है, ये फिशिंग टर्म का ही यूज होता है, सेंडिंग फ्रॉडलेंट ईमेल्स टू ऑब्टेन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। फिशिंग एक आपका अटैक है, ये करता है, सेंड भेजता है आपको फ्रॉड ईमेल्स, बहुत सारी फ्रॉड ईमेल्स आपके पास आती है। उस ईमेल्स का फायदा क्या होता है? उनको आपसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आपको उनसे उनको रिट्रीव करनी होती है, ऑब्टेन करनी होती है। दैट्स व्हाई वे आपको अटैक भेजते हैं, फिशिंग, सेंडिंग फ्रॉडलेंट ईमेल्स टू ऑब्टेन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन।
होप सो आपको फिशिंग के बारे में समझ आ चुका होगा। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट डज वीपीएन स्टैंड्स फॉर? सो वीपीएन, जितने भी बॉयज इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी स्टूडेंट्स ने वीपीएन का यूज जरूर किया होगा। ठीक है, सिर्फ बॉयज की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। अब वीपीएन क्या है, हर एक स्टूडेंट्स को इसकी फुल फॉर्म जरूर पता होगी कि वीपीएन क्या है। ऑप्शन ए है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ऑप्शन बी है वेरीफाइड पर्सनल नोट, ऑप्शन सी वर्चुअल पब्लिक नेटवर्क, ऑप्शन डी है वेरिएबल प्रोटोकॉल नेटवर्क। इससे सिंपल क्वेश्चन इस वीडियो में नहीं हो सकता, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत मतलब इतना इजी क्वेश्चन है, आप जल्दी जल्दी गैस कर लो, इसमें टाइम भी नहीं लगने वाला है आपको। 1 2 3 4 5, मुझे पता है 99% स्टूडेंट ने इसका आंसर सही गैस किया होगा, वो है आंसर ए। आंसर ए इज द करेक्ट आंसर, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, वीपीएन का मतलब क्या है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इतनी चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 24। Which of the following is an example of two factor authentication? अब ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या है भैया? टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक टर्म है, देखिए। ऑप्शन ए इसका यूजर नेम एंड पासवर्ड, ऑप्शन बी है पासवर्ड एंड सिक्योरिटी क्वेश्चन, ऑप्शन सी है पासवर्ड एंड वन टाइम कोड सेंड टू मोबाइल, ऑप्शन डी है सिक्योरिटी क्वेश्चन एंड कैप्चा। अब ये सारे के सारे रिलेटेबल लग रहे हैं, सारे के सारे एक जैसे लग रहे हैं। सो अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे पजलिंग हो जाएगी, आपको गैस करना है बिल्कुल सही आंसर, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि कितने स्टूडेंट का ये आंसर सही होगा। मोस्टली स्टूडेंट्स इस आंसर को गलत लगाएंगे। ठीक है, अगर जितने स्टूडेंट्स का भी आंसर सही होगा यहाँ पे +1 कर लेना। एंड जितने भी स्टूडेंट्स ने थोड़ा बहुत नेटवर्किंग के बारे में पढ़ा है, आप सभी स्टूडेंट्स को उसका आंसर पता होगा। सो जल्दी जल्दी गैस करो। ऑप्शन ए यूजर नेम एंड पासवर्ड, ऑप्शन बी पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, ऑप्शन सी पासवर्ड एंड वन टाइम कोड सेंड टू मोबाइल, ऑप्शन डी सिक्योरिटी क्वेश्चन एंड कैप्चा। मैंने आप लोग के लिए दोबारा इसको रिपीट कर दिया है। अब आप लोगों का गैस करने का टाइम आ चुका है। 1 2 3 4 5, आंसर सी इज द करेक्ट आंसर, पासवर्ड एंड वन टाइम कोड सेंड टू मोबाइल। अब इसका मैं एक एग्जांपल भी बताने वाला हूं। सबसे पहले तो समझते हैं टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, अब टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होती है? सबसे पहले वो आपसे आपका पासवर्ड मांगेगा, उसके बाद जैसे आप वहां पे पासवर्ड एंटर करते हो, अब ये फर्स्ट स्टेप तो आपकी वेरीफाई होगी। ठीक है, इसलिए इसका नाम है टू स्टेप, टू फैक्टर। फर्स्ट स्टेप हो गया आपका, फर्स्ट फैक्टर हो गया आपका पासवर्ड, सेकंड फैक्टर हो गया आपका ओटीपी। फर्स्ट फैक्टर हो गया आपका पासवर्ड, सेकंड फैक्टर क्या हुआ आपका ओटीपी। अब जैसे आपने पासवर्ड एंटर कर दिया, वो मूव कर जाएगा ओटीपी पे, आपके मोबाइल के अंदर एक ओटीपी आएगा जो आपको वहां पे एंटर करना होगा, तब जाके आप जो भी एप्लीकेशन ओपन कर रहे हो वो ओपन होगी। अब इसका एक परफेक्ट एग्जांपल बता देता हूं, डिजी लॉकर। अब ये भैया डिजी लॉकर आप सभी स्टूडेंट ने सुना होगा, एंड आप रिलेटेबल कर पा रहे होगे डिजी लॉकर से। जैसे आप डिजी लॉकर को ओपन करते हो, वहां पे पासवर्ड आता है, सबसे पहले आप पासवर्ड एंटर करते हो, उसके बाद जिस भी नंबर से आपका आधार कार्ड लिंक है, उस नंबर पर ओटीपी आएगा, आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा। क्या आता है? ओटीपी आता है। जैसे आप ओटीपी एंटर करते हो, तब जाके आपका डिजी लॉकर ओपन होता है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ठीक है, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए फायरवॉल? अब ये फायरवॉल क्या होती है भैया? ये फायरवॉल काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर मैं इस क्वेश्चन पे लगा रहा हूं तो ये 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है टू मॉनिटर एंड कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक, ऑप्शन बी है टू डिटेक्ट वायरसेस, ऑप्शन सी है टू प्रोवाइड इंक्रिप्शन फॉर डेटा ट्रांसमिशन, ऑप्शन डी है टू बैकअप डेटा। सो जल्दी जल्दी गैस करो कौन सा आंसर करेक्ट होने वाला है। 1 2 3 4 5, आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। अब जो हमारा फायरवॉल होता है, फायरवॉल का काम क्या होता है? वो जितना भी आपका इनकमिंग ट्रैफिक, मतलब जितना भी ट्रैफिक आ रहा है, जितना भी ट्रैफिक जा रहा है, इनकमिंग ट्रैफिक, आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक, उसको मॉनिटर भी करेगा, कंट्रोल भी करेगा। क्या करेगा? जो हमारा फायरवॉल है, जितना भी ट्रैफिक आ रहा है, जितना भी ट्रैफिक जा रहा है, उसको मॉनिटर करने का काम भी उसका ही है, एंड उसको कंट्रोल करने का काम भी उसका ही है। किसका? फायरवॉल का। होप्स आपको इतनी चीजें समझ में आ चुकी होगी। गाइस नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 26। Which of the following is a strong password example? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन ए है पासवर्ड 123, ऑप्शन बी है 1234567 8, ऑप्शन सी है P@SSW0RD हैशटैग
2024। ऑप्शन डी है माय नेम इज जॉन। आपको गैस करना है कि इनमें से स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कौन सा है। ठीक है, बहुत ध्यान से इस आंसर को गैस करना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी गैस करो। 1, 2, 3, 4, 5। आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। p@ssw0rd #2024। अब ये आंसर सही क्यों है, इसका रीजन क्या है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। अब एक एक करके ऑप्शन नहीं देखते हैं। सबसे पहले पासवर्ड 123। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज देख रहे होगे कि यहाँ पे कोई भी सिंबल का यूज नहीं किया गया है, ना यहाँ पे @ का यूज है, ना यहाँ पे एस्ट्रिक का यूज है, ना यहाँ पे हैशटैग का यूज है। एंड ऑप्शन बी, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ना कोई अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर है, ना यहाँ पे आपको कोई कैरेक्टर दिख रहा है, ओनली सिर्फ नंबर एंड डिजिट्स है। ऑप्शन सी। अब ये आंसर करेक्ट है, ये आपको खुद दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपको कैरेक्टर्स भी है, यहाँ पे नंबर्स भी है, यहाँ पे सिंबल्स भी है, सारी चीजें यहाँ पे है, जिससे ये क्या करा, इसने बनाया एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। आप जब भी किसी भी आईडी का पासवर्ड बनाते हो तो वहां पे वो आपको सजेस्ट करता है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। एंड जब भी आप वीक पासवर्ड वहां पे बना देते हो, सो वीक पासवर्ड आपका अप्रूव नहीं करता है, बहुत सारी वेबसाइट्स के अंदर ही होता है। वहां पे आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ही बनाना होता है। वहां पे कुछ लिमिट्स रहती है कि यहाँ पे हमें डिजिट्स भी मेंशन करनी है। ठीक है, यहाँ पे हमें कैरेक्टर्स भी होने चाहिए, तभी वो पासवर्ड बन पाता है। यहाँ पे हमारे सिंबल्स भी होने चाहिए। सो ये सारी चीज आपकी वैलिड होती है, ये सारी चीज होगी तभी आपका पासवर्ड एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होगा। होप सो इतनी चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 27। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए मैक एड्रेस। अब ये मैक एड्रेस क्या है भैया, इसको समझेंगे। ऑप्शन ए है टू यूनिकली आइडेंटिफाई ए डिवाइस ऑन ए नेटवर्क। ऑप्शन बी है टू प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस। ऑप्शन सी है टू असाइन आईपी एड्रेस डायनामिकली। ऑप्शन डी है टू मेजर नेटवर्क स्पीड। जल्दी जल्दी गैस करोगे इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा है। 1, 2, 3, 4, 5। आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। टू यूनिकली आइडेंटिफाई डिवाइस ऑन ए नेटवर्क। अब मैक एड्रेस यही होता है, आपका जो नेटवर्क है उस पर बहुत सारी डिवाइस वर्क करती है। मैक एड्रेस का काम होता है वो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा हर एक डिवाइस के एड्रेस को। ठीक है, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 28। What does DHCP stand for? Dynamic Host Configuration Protocol, Data Host Communication Protocol, Digital Hypertext Configuration Protocol, Distributed Host Control Protocol। इन चार ऑप्शन में से आपको गैस करना है कि DHCP इसकी फुल फॉर्म क्या रहने वाली है। जल्दी जल्दी गैस करो। 1, 2, 3, 4, 5। आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, ये एक टाइप का प्रोटोकॉल है। डीएससीपी फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 29। पीडीएफ कैसे मिलने वाली है वो मैंने आपको बता दी। चैनल को सब्सक्राइब करके आपको कमेंट क्या करना है, डेलोइट टेक्निकल वन शॉट। ठीक है, आपको सिर्फ ये कमेंट करना है। मैं आपको ड्राइव का लिंक शेयर कर दूंगा, बट चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ही आपको कमेंट करना है। विच क्लाउड मॉडल कंबाइंस बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड एनवायरमेंट। दोबारा क्वेश्चन रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 29। विच क्लाउड मॉडल कंबाइंस बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड एनवायरमेंट। ऑप्शन ए है पब्लिक क्लाउड, ऑप्शन बी है प्राइवेट क्लाउड, ऑप्शन सी है हाइब्रिड क्लाउड, ऑप्शन डी है डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाउड। गैस करो कि इनमें से कौन सा सही आंसर होने वाला है। 1, 2, 3, 4, 5। आंसर सी इज द करेक्ट आंसर, हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड इसका सही आंसर क्यों है, क्योंकि जो हमारा हाइब्रिड क्लाउड होता है उसके अंदर आपका पब्लिक क्लाउड भी आप यूज कर सकते हो, प्लस प्राइवेट क्लाउड भी आप वहां पे यूज कर सकते हो। सो पब्लिक क्लाउड प्लस प्राइवेट क्लाउड का कॉम्बिनेशन होता है हमारा हाइब्रिड क्लाउड। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 30। इन क्लाउड कंप्यूटिंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पे एज यू गो प्राइसिंग। paying for the entire infrastructure, paying based on resource consumption, paying fixed monthly fees, paying only for hardware installation। अब इसका करेक्ट आंसर क्या है, जल्दी जल्दी गैस करना है आप लोगों को। 1, 2, 3, 4, 5। आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, पेइंग बेस्ड ऑन रिसोर्स कंजप्शन। अब इसका क्या मतलब है वो मैं आपको बताऊंगा। क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर पे एज यू गो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है। पेइंग बेस्ड ऑन रिसोर्स कंजप्शन मतलब जितना भी आप रिसोर्स
जो भी आप रिसोर्स का यूज कर रहे हो उसका ही आपको पे करना है। लेट्स से एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। सपोज आपने 10 जीबी का क्लाउड स्टोरेज लिया है, सो आपको 10 जीबी का ही पे करना होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने लिया 10 जीबी है बट आप पे कर रहे हो 20 जीबी का। अगर आपने 15 जीबी स्टोरेज लिया है तो आपको 15 जीबी का पे करना पड़ेगा। 20 जीबी लिया है तो 20 जीबी का पे करना पड़ेगा एंड 100 जीबी लिया है सो 100 जीबी का पे करना होगा। मीन्स टू से जितना आप यूज करोगे उतना ही आपको पे करना है, ना कुछ ज्यादा ना कुछ कम, ठीक है। सो इसका ये परफेक्ट आंसर है पेइंग बेस्ड ऑन रिसोर्स कंजप्शन। इसको ध्यान रखना, पे एज यू गो, मतलब जितना आप यूज करोगे उतना ही आपको पे करना है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 31। व्हाट इज ए डेटाबेस? अब ये डेटाबेस क्या है, एक इंपॉर्टेंट टर्म है। ऑप्शन ए है ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन नॉट बी एक्सेस्ड, अपडेटेड एंड मैनेज्ड। ऑप्शन बी है कलेक्शन ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन विदाउट ऑर्गेनाइजिंग। ऑप्शन सी है ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन दैट कैन बी एक्सेस्ड, अपडेटेड एंड मैनेज्ड। ऑप्शन डी है ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा दैट कैन नॉट बी अपडेटेड। अब डेटाबेस डीबीएमएस आप सभी स्टूडेंट ने पढ़ा होगा। सो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि सभी स्टूडेंट इसका आंसर सही गैस करेंगे। सो क्या करना है, आपको गैस करना है। 1, 2, 3, 4, 5। आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन दैट कैन बी एक्सेस, जिसको आप एक्सेस भी कर सकते हो, जिसको आप अपडेट भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारा डेटा को हमें क्या नीड होती है, अपडेट करने की नीड होती है, एंड उसको आप मैनेज भी कर सकते हो। सो आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 32। विच टाइप ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड इन द डेटाबेस? कौन से टाइप का डेटा आप स्टोर कर सकते हो अपने डीबी के अंदर, डेटाबेस के अंदर? ऑप्शन ए है इमेज ओरिएंटेड डेटा। ऑप्शन बी है टेक्स्ट फाइल्स कंटेन डेटा। ऑप्शन सी है डेटा इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो और वीडियो। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। सो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर करेक्ट है वो आपको गैस करना है। 1, 2, 3, 4, 5। आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। आप इमेज का डेटा भी आप स्टोर कर सकते हो, टेक्स्ट और फाइल भी आप स्टोर कर सकते हो, ऑडियो और वीडियो भी आप स्टोर कर सकते हो। सो करेक्ट आंसर, आंसर डी ऑल ऑफ द अबव। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 33। डैश इज अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स टेकन कलेक्टिवली टू यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड। बहुत ध्यान से इसका आंसर गैस करना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है प्राइमरी की, ऑप्शन बी है फॉरेन की, ऑप्शन सी है सुपर की, ऑप्शन डी है कैंडिडेट की। सो जल्दी जल्दी गैस करो। 1, 2, 3, 4, 5। आंसर इज द करेक्ट आंसर, प्राइमरी की। आप सभी स्टूडेंट का पता होगा, आप सभी स्टूडेंट ने एसक्यूएल पढ़ी होगी, एंड एसक्यूएल के अंदर एक इंपॉर्टेंट टर्म है प्राइमरी की। प्राइमरी की आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि प्राइमरी की का काम होता है यूनिकली आइडेंटिफाई टपल या फिर यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड। सो सिंपल सा वही क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है, uniquely identify a record. That's why option A is the correct answer. Now move to the question number 34. How many layers are there in OSI model? ठीक है, OSI मॉडल के अंदर, ये कंप्यूटर नेटवर्क्स का आपका क्वेश्चन होने वाला है। OSI मॉडल के अंदर आपकी कितनी लेयर होने वाली है? तो जल्दी जल्दी गैस करो। 1, 2, 3, 4, 5। आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। ये याद कर लेना, OSI मॉडल के अंदर कितनी लेयर होती है? 7 लेयर्स। Now move to the question number 35. What is a brute force attack? Option A है physically damaging a computer system. Option B है trying all possible password combination to gain access. Option C है sending malicious software to a target. Option D है monitoring network traffic. So चार ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख चुके होंगे, एंड इनमें से आपको करेक्ट आंसर को गैस करना है। जल्दी जल्दी गैस करो। 1, 2, 3, 4, 5। आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, ट्राइंग ऑल पॉसिबल पासवर्ड कॉम्बिनेशन टू गेन एक्सेस। ब्रूट फोर्स अटैक क्या है? ब्रूट फोर्स अटैक में वो आपके जितने भी पॉसिबल पासवर्ड कॉम्बिनेशन हो सकते हैं वो सबसे पहले ट्राई करेगा, जिससे वो आपके एक्सेस को गेन कर पाए, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 36। व्हाट इज एन एवियल ट्री? ऑप्शन ए है ए ट्री विच इज अनबैलेंस्ड एंड इज ए हाइट बैलेंस ट्री। ऑप्शन बी है ए ट्री विच इज बैलेंस्ड एंड इज ए हाइट बैलेंस ट्री। ऑप्शन सी है ए ट्री विद एट मोस्ट 3 चिल्ड्रन। ऑप्शन डी है ए ट्री विद 3 चिल्ड्रन।
अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, सो आपने ईवेल ट्री ज़रूर पढ़ा होगा। अपने करिकुलम के अंदर आपके डेटा स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट आता है, उसके अंदर आपने ईवेल ट्री पढ़ा होगा। सो आप ईज़िली इस आंसर को गैस कर पाओगे। जल्दी-जल्दी गैस करो। 1, 2, 3, 4, 5। आंसर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ईवेल ट्री क्या होता है? ए ट्री व्हिच इज़ बैलेंस्ड एंड हाइट बैलेंस्ड ट्री। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 37। द ऑप्टिमल डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड टू सोल्व टावर ऑफ हैनोई। ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है इसका सही आंसर। इसका आंसर मैं नहीं बताने वाला हूं, इसका आंसर आपको बताना है। जल्दी जल्दी आपको कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 38। व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन? Verification checks what, validation checks how. Verification checks requirement, validation checks implementation. Verification is done after validation, option D, no difference. एंड क्वेश्चन 37 जो मैंने आपको बताया कमेंट सेक्शन के अंदर आपको कमेंट करना है, वो आपका होमवर्क है। बट उसमें सभी स्टूडेंट अपना +1 कर लेना। एंड जितने भी अब आपके मार्क्स आएंगे, 40 में से जितने भी आपके मार्क्स आएंगे, वो आपको जेन्युइन मार्क्स कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बतानी है। एंड डिस्क्रिप्शन के अंदर फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स मिल जाएगा। प्लीज ईच एंड एवरी स्टूडेंट को चेक करना है। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी स्टूडेंट्स को एक बार जाना है, जाके चेकआउट करना कैसा कोर्स है, क्या उसका पूरा पूरा स्ट्रक्चर देखना जो मैंने आपको बताया। आप लेना लेना, एनरोल करना ना करना, बट एक बार जाके वहां पे सारी चीजें चेकआउट करके आना। व्हाट आर द की डिफरेंस बिटवीन वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन? 4 ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। जल्दी जल्दी आपको क्या करना है? गैस करना है। तो जल्दी जल्दी गैस करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। Answer B is the correct answer. Verification checks requirements, validation checks implementation. Now move to the question number 39. Which of the following is an example of an operating system? So operating system का कौन सा एग्जाम्पल होने वाला है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऑप्शन बी है लिनक्स, ऑप्शन सी है गूगल क्रोम, ऑप्शन डी है इंटेल। सो इनमें से कौन सा एग्जाम्पल आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का होगा, वो आप लोग को गैस करना है। 1, 2, 3, 4, 5। आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, लिनक्स। अब टाइम आ चुका है आपका कमेंट करने का। कमेंट सेक्शन के अंदर अब टाइम आ चुका है। आपके जितने भी मार्क्स आए हैं वो आपको कमेंट करने हैं, क्योंकि हम इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। एंड अपनी प्लेसमेंट की प्रिपरेशन टॉप नॉच लगे हुए रखो। अपना डेवलपमेंट पे अच्छी तरीके से फोकस करो, कोडिंग पे अच्छी तरीके से फोकस करो। डेवलपमेंट के लिए मैंने आपको बता दिया, फुल स्टैक डेवलपमेंट आज से ही सीखना स्टार्ट कर दो। कोर्स मैंने आपको रिकमेंड कर दिया, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। देखो, आप एक छोटी सी आपको एक अमाउंट लगानी है, मिनिमम अमाउंट आप दे रहे हो कोर्स पे किसी भी, वहां से आपको ये आपकी इन्वेस्टमेंट है, वहां से आप लर्निंग्स लेने वाले हो, सारी चीज आप स्ट्रक्चर वे में सीखने वाले हो, अपना प्रोजेक्ट बनाने वाले हो। एंड उसके बाद एक अच्छी खासी आपको प्लेसमेंट मिल जाएगी अगर आप स्ट्रक्चर वाइज लर्निंग करोगे, चीज अच्छी तरीके से सीखोगे एंड अच्छा प्रोजेक्ट बनाओगे। सो वो आपको क्या करेगा, वो आपको एक एज देगा आपके रेज्यूमे के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? लास्ट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है पाइथन, ऑप्शन बी है जावा, ऑप्शन सी एचटीएमएल, ऑप्शन डी एसक्यूएल। जल्दी जल्दी गैस करो। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, जल्दी जल्दी गैस करो क्या इसका सही आंसर होने वाला है। 1, 2, 3, 4, 5। आंसर सी इज द करेक्ट आंसर, एचटीएमएल। सो आप सभी स्टूडेंट को पता है पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एसक्यूएल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट एचटीएमएल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। सो इस वीडियो के अंदर हमने काफी चीजें सीखी है, इस वन शॉट के अंदर हमने काफी चीजें सीखी है। अब आपकी बारी आ चुकी है कमेंट करने की। जितने भी आपके मार्क्स सही हुए हैं, 40 में से जितने भी आपके मार्क्स आए हैं, चाहे वो 30 हो, चाहे वो 28 हो, चाहे वो 35 हो, जितने भी जेन्युइन मार्क्स है, हर एक स्टूडेंट को जो भी आपके मार्क्स आए 35, 40, ऐसे करके आपको कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है जो भी आपके मार्क्स आए। ठीक है, आपने इस वीडियो के अंदर काफी चीजें सीखी हैं एंड बहुत जल्दी आपको इस चैनल पे कोडिंग का वन शॉट मिलने वाला है। एंड डेलोइट एनएलए प्लेलिस्ट जरूर जाके एक बार चैनल पे देख लेना। चैनल को सब्सक्राइब आप सभी स्टूडेंट्स को करना ही करना है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, जो भी हमने आज की इस वीडियो के अंदर सीखा है, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, तो कमेंट सेक्शन के अंदर आपको मैंने बताया आपको करना क्या है। आपको डेलोइट टेक्निकल पीडीएफ आपको कमेंट करनी है। मैं आप लोग को ड्राइव का लिंक शेयर कर दूंगा। पूरी वीडियो आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके डेलोइट एग्जाम के अंदर। एंड जो भी मैंने आपको सिलेबस बताया है, इसको बहुत ध्यान से देख लेना। ठीक है, मैंने आपको सारी चीजें बता दी है कि टेक्निकल के अंदर कितने क्वेश्चन आने वाले, 2 कोडिंग क्वेश्चन आने वाले, 30 एमसीक्यू आपके टेक्निकल के रहने वाले हैं। बाकी आपका रीजनिंग एंड क्वांट के आपके एमसीक्यू रहेंगे और वर्बल एबिलिटी के रहेंगे। अच्छी तरीके से अपना असेसमेंट देना। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कर देना।
एंड चैनल को सब्सक्राइब तो आपको करना ही करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।